मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 की मैथ को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का अगला चैप्टर है, आज हम लोग पढ़ेंगे मानक रूप। संख्याओं का मानक रूप मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो संख्याएं बड़ी होती हैं उन संख्याओं को घातांकों का प्रयोग करते हुए उनको संक्षिप्त छोटा रूप किया जाता है और वो यथार्थ रहे, जो संख्या लिख रहे हो उसको सही सही वो व्यक्त करें। तो इस तरह से इस का बहुत ही महत्व है गणित में। तो इसको पहले हम समझते हैं कि आखिर इसको हम लिखेंगे कैसे। तो इसके लिए एक हम फार्मूला बताते हैं कैसे इसको लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिखे x इंटू 10⁻n और यहाँ पे कंडीशन देते हैं, यह कोई एक संख्या लेते हैं x और इस x का जो मान होता है वह क्या होता है, 1 से बड़ा होगा। क्या होगा, 1 से बड़ा होगा और 1 के बराबर भी ले सकते हैं। मीन्स इसका मान 1 भी ले सकते हैं और 1 से बड़ा ले सकते हैं। मीन्स x कंडीशन ऐसे और समझ सकते हैं कि x का मान जो है 1 से बड़ा होगा और बराबर भी होगा। समझ रहे हैं, 1 भी ले सकते हैं, 1 से छोटा नहीं ले सकते हैं। 1 से बड़ा और 1 के बराबर, मतलब 1 को भी ले सकते हैं, 1 से बड़ा। अब इसको क्या है बच्चों, लेकिन इस x का मान 10 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। और इस x का मान क्या होगा, 10 से छोटा होगा। मीन्स यह जो है 10 से छोटा होगा। तो इस तरह से आप तो इतना ये समझ में आपको आ गया कि x का मान जो है 1 से बड़ा होगा और 1 के बराबर भी ले सकते हैं और 10 से छोटा होगा। मतलब x छोटा है 10 से, मीन्स यहाँ पे 9.99 तक x का मान हम ले सकते हैं। तो कुछ संख्याओं को लेते हैं और इसका एक्सरसाइज करते हैं आखिर इसको कैसे लिखा जाएगा। सपोज दैट हमने एक संख्या इस तरह से लिया 6250000 इस तरह से। अब इस संख्या का मानक रूप में कन्वर्ट करना है। तो जब इस संख्या को मानक रूप में कन्वर्ट करना है, मीन्स इसको 0.0 हम लिख सकते हैं। अब अगर दशमलव की संख्या है तो यह है आपका पूर्णांश भाग होता है और दशमलव के बाद की संख्या जो होती है दिस अपूर्णांश होता है। अब इसमें दशमलव लगा लिया तो पूर्णांश हो गया है, पूर्णांश के बाद हम 0 ले सकते हैं। अब इसको मानक रूप में कन्वर्ट करना है तो इसके बहुत ही बेसिक चीज दिमाग में रखिए, दशमलव की पोजीशन को चेंज करना है, बस इतना दिमाग में रखिए इस मानक रूप में। अब दशमलव की पोजीशन को अगर हम चेंज करना है तो यह संख्या देख रहे हैं, अगर हम x की वैल्यू लेते हैं और n की, ये जो 10⁻n है, हम नहीं आप बताया n जो है यह पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या का कहने का मतलब ये है आपका कि यहाँ पे इसका मान धनात्मक, शून्य भी ले सकते हैं, सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक। ये पूर्णांक की परिभाषा आप पढ़े थे, सभी ऋणात्मक, सभी धनात्मक और शून्य। ये पूर्णांक संख्या, इसकी वैल्यू माने धनात्मक भी ले सकते हैं n की और ऋणात्मक भी ले सकते हैं और शून्य भी ले सकते हैं। तो एक आपका फार्मूला क्लियर हो गया कि x की जगह हमको क्या लेना है, n की जगह हमको क्या लेना है और इसी का पूरा हमको इसमें इम्प्लीमेंट करना है। तो अब हम देखिए ये क्या है कि अगर हम इस दशमलव की संख्या को देख रहे हैं, ये राइट पोजीशन है और राइट से इसको हम लेफ्ट की तरफ लाएंगे। जब दशमलव को हम राइट टू लेफ्ट लाएंगे तो यह जितने अंक खिसकेगा लेफ्ट साइड में
उतने 10 की घात आपकी लग जाएगी। मीन्स अब इसको हम अगर खिसकाते हैं, देखिए तो कितने लगा रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 की जगह अगर बच्चों अगर यहाँ पे दशमलव लगाते हैं तो 62.5 एक्स की वैल्यू हो जाएगी। एक्स की वैल्यू 65.5, जो कि हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 10 से कम होना चाहिए। तब हम इसको दशमलव को यहाँ लाएंगे, जब यहाँ लाएंगे तो देख रहे हैं 6.2500 आ रहा, जो कि 10 से कम हो रहा है। यहाँ पे यही बताया गया है, इस x का मान जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 के बराबर भी ले सकते हैं, और x का मान जो है 10 से छोटा होना चाहिए। तो इस दशा में हम इसको यहाँ लाएंगे इस पोजीशन में, तो देख रहे हैं कितने अंक इसका रहे, 1 2 3 4 5 6, मीन्स 6 यहाँ पे ये पॉइंट आपका इस तरह से हुआ, 2 2 2 4, मीन्स ये पोजीशन आपकी हुई 1 2 3 4 5 6, और जितने अंक इसका आते हैं उतनी ही 10 की घात हम धनात्मक लेते हैं। तो देख रहे हैं 6 अंक अगर हम राइट टू लेफ्ट ले गए हैं दशमलव को, तो जब राइट टू लेफ्ट ले जाते हैं तो वहाँ पे 10 की घात हम धनात्मक लेते हैं। ध्यान यह देना है कि कितने अंकों तक हमने दशमलव को खिसकाया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, हम इस दशमलव को 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद दशमलव लगा है, मीन्स यहाँ पे 10 की घात जो होगी वो हम धनात्मक लेंगे। अगर हम राइट टू लेफ्ट दशमलव को ला रहे हैं, दशमलव की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो 10 की घात धनात्मक लेंगे। जितने अंक तक आप चेंज किए, तो अगर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो 10 की घात हम क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद कोई और संख्या जैसे लेते हैं हम कि 1 2 5 3 9 0 0 0 0.23, इस तरह से भी हम संख्या लिए। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जहाँ इसमें 3 4 हम प्रॉब्लम कर लेते हैं तो अभ्यास हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम दशमलव, ये आपका पूर्णांश भाग ऑलरेडी पहले बताया है, दशमलव का आधा पूर्णांश है। अब दशमलव की पोजीशन को चेंज करना है। अब ये पूर्णांश भाग देख रहे हैं 10 से बहुत बड़ा है, और हमारी कंडीशन क्या है, x की वैल्यू जो है हमको 10 से कम करनी है, तो मीन्स दशमलव को हम राइट टू लेफ्ट ही ले जाएंगे, राइट टू लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे। अब देख रहे हैं कितने अंक हम लेफ्ट ले जा रहे हैं, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ पे लिखते हैं तो 12.539 समथिंग हो जाएगा, मीन्स ये 10 से बड़ी है। मीन्स मजबूरी है कि हम इस दशमलव को कहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, तो ये संख्या हो जाएगी 1.2539, जो कि 10 से छोटा है और 1 से बड़ा है, और 1 के बराबर भी ले सकते हैं। तो पोजीशन आपको इसको फुल ये कंप्लीट कर रही है, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स 1.2539000003 इंटू 10 टू पावर, कितने अंक खिसकाए हैं देखना है फिर से, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक क्या है, माने 10 की घात धनात्मक 7 लेंगे। इस तरह से बहुत सारी संख्याओं को लेके आप इसको, अब ये जितनी संख्याएं हम लिख रहे हैं पूर्णांक संख्याएं, ये सभी 1 से बड़ी लिख रहे हैं। अब कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से छोटी हैं और उनको भी घात रूप आपको इस मानक रूप में लिखना है। तो एक दो एग्जाम्पल लेके इसको भी हम देख लेते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ लिखा है 0.54, छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं। अब यहाँ पे मानक रूप का क्या है, मेन कंडीशन है कि 1 के बराबर होना चाहिए x का मान, अथवा 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यह देख रहे हैं कि अगर 0.54 संख्या लिखे है तो ऑलरेडी यह है 1 से छोटी है, और इसको मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ x की वैल्यू हमको 1 से 1 या 1 से अधिक चाहिए, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 से छोटी है।
तो हम अब इस तरह की अगर संख्याएं मिलती हैं तो सीधे आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि पूर्णांश में 0 है, अपूर्णांश की संख्या को चेंज करना है, तो ये दशमलव की पोजीशन को हम इधर लेफ्ट टू राइट अब ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? दशमलव की पोजीशन को हम लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे। अच्छा, पोजीशन के जब दशमलव की पोजीशन को हम लेफ्ट टू राइट ले जाते हैं तो यहाँ पे 10 की घात ऋणात्मक ली जाएगी। 10 की घात क्या लेंगे? ऋणात्मक। इस चीज को ध्यान में रखना है। अब हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ दशमलव पोजीशन अगर 2 अंकों की तक खसकाते हैं तो ये 54 हो जाएगा, जो कि 10 से बड़ी हो जाएगी। तो हम कहाँ तक खिसकाएंगे? केवल यहीं तक रहेंगे। इस दशमलव को हम 1 अंक ही खिसकाएंगे। अगर 1 अंक खिसकाते हैं तो यहाँ पे 10 की घात 1 ऋणात्मक हुई। जितने अंक इसके खिसकाएंगे उतना ही हमको यहाँ पे लिखना है, उसके पहले माइनस लिख देना है। अब सपोज दैट इसी से हम देखते जाएं, जैसे इसको हमने इस तरह से लिखा, अब इसको हमको चेंज करना है। अब देखिए इसमें भी आपको देखना है हम क्या कितने अंक खिसकाते हैं, तो इसमें भी देख रहे हैं हम दशमलव को कितने अंक ज्यादा से ज्यादा खिसकाएंगे। अब एक अंक इसमें भी हम खिसकाएंगे तो ये 5.4 हो जाएगा। अब ये 5.400 हो गया, तो यहाँ भी वही चीज होगी 5.4 और 0 कितनी है? 3 आप लगाते हैं इंटू 10 टू पावर -1। इसी तरह से अगर हम और कुछ संख्या जैसे 0.00008 लिखते हैं, अब इसको देखते हैं कि इसमें हमको इस संख्या को मानक रूप में कन्वर्ट करना है। अगर यहाँ पे हम पहले ही बता दें, अगर 1 से छोटी संख्या है तो दशमलव की जो पोजीशन है हमको लेफ्ट टू राइट ले जाना पड़ेगा। लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे तभी यह 1 से बड़ी होने वाली है। तो ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पे दशमलव को कितने अंकों तक खिसका रहे हैं? 1 2 3 4 5 अंक खिसक रहा है, और यहाँ पे दशमलव अगर लग रहा है तो ये संख्या हो गई सीधे सीधे 8। और यहाँ कितने अंक खिसक रहा है? 1 2 3 4 5, तो 5 अंक खिसकाया, तो यहाँ पे लिखे दशमलव के लिए। और अगर लेफ्ट टू राइट ले जा रहे हैं तो यह जो घात होती है वो ऋणात्मक लिखी जाती है। इसी तरह से बहुत सारे आप क्वेश्चन अपने से बना के हल कर सकते हैं। जैसे अगर हमने लिखा 0.0000269, इस तरह से लिखा। अब इसको हम कह रहे हैं कि आपको बदलना है मानक रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अब इसको हम करेंगे अगर 1 से छोटी है, मीन्स यहाँ पे जो दशमलव की पोजीशन लेफ्ट टू राइट ले जाना है, ठीक है। अब इसके बाद दशमलव की पोजीशन को हम चेंज कर रहे हैं। देखिए कितने अंक चेंज करेंगे? 1 2 3 4 5। अगर हम यहाँ पे 5 पे 2.69 आ रहा है और कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, अगर यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या है? 10 से छोटी हो रही है। और अगर हम इसी दशमलव यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे इस दशमलव को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 26.9, जो कि यह वैल्यू जो है x की वैल्यू जो है आपकी 10 से ज़्यादा हो रही है। मीन्स हमको यहीं पे रुक जाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कितने अंक खिसक रहे हैं? 1 2 3 4 5, मीन्स 2 पॉइंट, यहाँ पे आप दशमलव हो गया 69। 1 2 3 4 5, इसका 2.69 हुआ, यहाँ 10 की घात ऋण 5। तो कुल मिला के अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहता है तो कोई भी संख्या आपको दी जाएगी उसको आसानी से आप मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो अभ्यास में जो भी प्रश्न है आप इसकी सहायता लेके बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम अब डिस्कस करेंगे आज थोड़ा सा आपका ग्राफ के बारे में। आप पाई चार्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, अगला चैप्टर जो है। तो पिछली क्लास में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, पिक्टोग्राफ पढ़े हैं, दंडारेख पढ़े हैं, और आपकी इस क्लास में आया है पाई ग्राफ, पाई चार्ट अथवा इसी को आपको कहते हैं सर्किल ग्राफ। इसको पाई चार्ट आप पढ़ेंगे, इसी को आपके सर्किल माने वृत्ता रेख कहते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब आगे हम जानना चाहते हैं कि यह पाई चार्ट एक्चुअली
क्या होता है, क्योंकि इनकी माध्यम से बहुत सारी सूचनाएं जो होती हैं दी जाती हैं, प्राप्त की जाती हैं इन चार्टों के माध्यम से। तो यहाँ पे अगर हम कोई एक वृत्त बनाते हैं, कोई एक, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमने एक वृत्त बनाया इस तरह से, इस तरह से आपका वृत्त बनता है, और इस वृत्त के बारे में ऑलरेडी आपको जानकारी दे दिया गया है। सबसे पहले हम देखें वृत्त के इस केंद्रीय कोण की माप क्या होगी। ये वृत्त का केंद्र है और इस केंद्र से होके एक व्यास हमने खींचा, और इसी वृत्त के केंद्र से होके एक व्यास हमने एक खींचा, और इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे वृत्त का जो केंद्र है, दोनों व्यास जो है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है, और यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है। इस तरह से देख रहे हैं कि इस वृत्त के केंद्र पे 360 अंश का कोण बनता है, और इसी वृत्त के अंतर्गत हम त्रिज्यखंड की सहायता से सूचनाएं देते हैं। जो भी हम प्रश्न पूछते हैं उन प्रश्नों का त्रिज्यखंड के माध्यम से सही सही जानकारी मिलती है। तो अब आते हैं, अब देखिए त्रिज्यखंड के बारे में ऑलरेडी हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, फिर भी आप थोड़ा सा देख लीजिए पुनः। अब क्या है, वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र, ये क्या है, त्रिज्या हो गई, ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, वो है। अब यहाँ पे त्रिज्याओं और ये चाप, निश्चित चाप से घिरा क्षेत्र जो होता है त्रिज्यखंड होता है, और वृत्त के इन्हीं त्रिज्यखंडों के माध्यम से जो भी सूचनाएं दी जाती हैं, जो भी बातें प्रश्न के माध्यम से पूछा जाता है, वो सही सही जानकारी यहाँ से मिलती है। तो त्रिज्यखंड ऑलरेडी हम लोग समझ गए कि दो त्रिज्याओं और चाप से, निश्चित चाप से घिरा क्षेत्र होता है, और यहाँ केंद्र पे कोई न कोई कोण बनाते हैं। ये त्रिज्याएं और ये चाप की सहायता से यहाँ पे कोई न कोई कोण बनता है, और इन्हीं कोणों को यहाँ वृत्त के केंद्र पे दर्शाया जाता है। तो एक प्रश्न लेते हैं, और उस प्रश्न के माध्यम से हम समझेंगे कि आखिर ये पाई ग्राफ बनता कैसे है और इससे सूचनाएं कैसे मिलती है। तो इसको हम दो तरह से देखते हैं, पहले एक सवाल हल करते हैं, इसके बाद और बहुत सारी जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे मान चलिए साधन लेते हैं, और यहाँ पे लेते हैं शिक्षार्थियों की संख्या। मान के चलिए यहाँ पे साधन हो गया पैदल चलने वाले 18 विद्यार्थी हैं, साइकिल से चलने वाले आपके 10 विद्यार्थी हैं, रिक्शा से चलने वाले आपके 8 विद्यार्थी हैं, स्कूटर से चलने वाले आपके 9 विद्यार्थी हैं, बस से चलने वाले आपके 15 विद्यार्थी हैं, और कुल टोटल शिक्षार्थी 60 है। अब इसी जो प्रश्न है, इसी प्रश्न की मदद से हम एक पाई चार्ट बनाने जा रहे हैं। अब पाई चार्ट बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, केंद्रीय कोण की माप चाहिए। पैदल जाने वाले जो आपके शिक्षार्थी हो, उनके लिए वृत्त के केंद्र पे कितने अंश का कोण बनेगा, वही आपका त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण की माप निकालते हैं। अब इसकी माप निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि वृत्त के केंद्र पे कुल 360 अंश का कोण बनता है, और इन्हीं 360 अंश के कोणों में हमको विभाजन करना है। तो अब इसको निकालने के लिए क्या विधि है, जैसे मान लीजिए हम पैदल, जैसे विभिन्न साधन से जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, या विद्यार्थी लिखिए, और बटे कुल विद्यार्थी, और इनकी कहाँ से हमको करना है, 360 अंश का जो कोण है इसी में हमको विभाजित करना है। अब यह जो होता है, इन दोनों, ये जो इनका अनुपात होता है, त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण की माप आती है। अब त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण की माप जो आएगी, तो विभिन्न साधन जो है, तो यहाँ पे अगर विभिन्न को काट दें हम, और यहाँ पे पैदल साधन से जाने वाले विद्यार्थी अथवा शिक्षार्थी, और पे कुल विद्यार्थी,
अब यहाँ पे शिक्षार्थी लिखा है, विद्यार्थी हम लिख देते हैं, विद्यार्थी की, चलो 4 हो गए विद्यार्थी। तो देखिए पैदल जाने वाले कुल विद्यार्थी कितने हैं, 18, और कुल विद्यार्थी कितने हैं, 60/60 गुणे 360 अंक। अब इसको हम काट लेते हैं, 10 छक्का 60 और 10 तिहाई 30, 10 छक्का 60, और फिर उसके बाद आपका काट देते हैं, और 2 पंचे 10, अरे इसको हम गलत काट दिए, 360 अंश बटे 60 है, तो 0 0 काट दिए, छछांग 36 काट दिए, डायरेक्ट चांस, और 18 गुणे 18 छक्का 108 अंश का कोण बनेगा। अब ये पैदल वालों के लिए बन गया। इसी प्रकार त्रिज्य खंड की माप आप निकालेंगे। त्रिज्य खंड की माप किस साधन के लिए आप निकालेंगे, साइकिल के लिए। अब यहाँ लिखेंगे साइकिल साधन, वही चीज है, यहाँ पे लिखेंगे साइकिल साधन से जाने वाले शिक्षार्थी और बटे कुल शिक्षार्थी। तो साइकिल वालों की कितनी संख्या है, 10, और कुल शिक्षार्थी हैं 60 गुणे 360 अंश। तो इसमें 60 से काटेंगे 6 अंश आएगा, 10 छक्का 60 अंश का कोण बन रहा है। इसीलिए आप रिक्शा वाले का निकाल सकते हैं त्रिज्य खंड की माप। अब रिक्शा वाला निकालेंगे आप, रिक्शा साधन से जाने वाले विद्यार्थी बटे कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी आपके हो गए, तो यहाँ पे कुल विद्यार्थी 8 है बटे 60 गुणे 360 अंक। अब छछांग 36, 0 0 कटा, छछांग 36 चांस, 8 छांग 48 अंश का कोण बना। इसी तरह से स्कूटर वालों के लिए, स्कूटर का निकाल लीजिए। स्कूटर वाले विद्यार्थी कुल विद्यार्थी, तो स्कूटर में कुल कितने जा रहे हैं, 9, कुल विद्यार्थी 36 गुणे 360 अंश, डायरेक्ट इसको काट दीजिए, 36 60 है, सॉरी कुल शिक्षार्थियों की संख्या 60 है, 60 लिखिए, और 0 0 कटा, छछांग 36 चांस, और 9 छांग चांस कर 9 छंग 54 अंश। इसी तरह से स्कूटर का हो गया त्रिज्य खंड का माप। फिर बस का निकाल लीजिए, बस त्रिज्य खंड की माप बस के लिए निकाल लीजिए। त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण की माप सब में लिखना है, केंद्रीय कोण की माप। तो आपके बस से जाने वाले शिक्षार्थी बटे कुल शिक्षार्थी विद्यार्थी जो भी है, विद्यार्थी गुणे 360 अंश। तो कुल बस से कितने जा रहे हैं, 15, अब बटे कुल विद्यार्थी कितने हैं, 60 गुणे 360 अंश। इससे आपका 0 0 छछांग 36 अंश, और इसको आप 15 छक्का 90 अंश। अब देखिए पहले ये चेक कर लीजिए कि ये जितने केंद्रीय कोण की माप आई है क्या 360 अंश आ रहा है कि नहीं, उसको चेक कर लीजिए। तो पहला है 0 108 अंश, फिर आया है आपका साइकिल वाला, आया है आपका 60 अंश, फिर आया है आपका 48 अंश, फिर आया आपका 54 अंश, फिर आया है आपका 90 अंश। अब टोटल करते हैं कितना होता है, 8 4 12, 12 8 20, 2 9 2 11, 11 5 16, 16 4 20, 20 6 26, और 2 1 3, बिल्कुल सही है, 360 अंश का कोण आ रहा है। वृत्त के केंद्रीय कोण की जो माप होती है उसमें बिल्कुल विभाजन हो गया है, और इसको हम बिल्कुल पाई ग्राफ के माध्यम से दर्शा सकते हैं। जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। अब हम कोणों की माप सीधे सीधे लिख देते हैं। यहाँ पे आ रहा है इसके लिए 108 अंश, साइकिल के लिए आ रहा है आपका 60 अंश, रिक्शा के लिए आपका आ रहा है 48 अंश, स्कूटर के लिए आपका आ रहा है 54 अंश, और बस के लिए आपका आ रहा है 90 अंश। अब इन्हीं को पाई चार्ट में आपको बताना है, समझाना है और बनाना है। तो देख लीजिए,
एक हम